एसओ में सर क्वांट्स नहीं होते क्या सर? क्वांट्स का पार्ट नहीं नहीं यार, क्वांट का कुछ ऐसा नहीं है हमारे रिक्वायरमेंट। सिर्फ हमारा तीन ही सेक्शंस हैं, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, जनरल बैंकिंग अवेयरनेस विद जो फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। सर क्वांट्स मेंस पे भी क्वांट्स का कोई कुछ नहीं रहता क्या सर? नहीं, मेंस में एसओ के लिए और स्पेसिफिकली एसओ में सिर्फ दो ही ऐसे स्ट्रीम्स हैं जिसमें क्वांट का कुछ भी वो नहीं है। तो इसमें से पहला वाला है आपका लॉ और दूसरा है अर्थशास्त्र का। इन दोनों में सिर्फ क्वांट किसी में भी नहीं है, प्रीलिम्स में भी नहीं है, मेंस में भी नहीं है, इंटरव्यू किसी में भी आपको क्वांट्स के बारे में कुछ नहीं होता है। ठीक है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मेरे पास सेशन अचानक कट ऑफ हो सकता है, तो मैं नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ इस टाइम की अनम्यूट करके पूछूं। सिर्फ आप रेज करिए, मैं आस्था जी आप पूछिए। सर बैंकिंग अवेयरनेस के लिए कहाँ से पढ़ना पड़ेगा? ओके, बैंकिंग रिलेटेड आप मेरे ख्याल से फॉलो, कुछ भी आप फॉलो कर सकते हैं। अड्डा का एक बुक निकलता है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप आर्यन बोल के एक पब्लिकेशन है, ये काफी फेमस है, उनका भी बैंकिंग रिलेटेड एक छोटा सा बुक आता है, ज्यादा बड़ा नहीं, उसमें से देख सकते हैं। बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस आजकल बहुत कम आने लगा है, पहले बहुत ज्यादा आता था, लेकिन आजकल ऐसा है कि कुछ कुछ भी आता है बैंकिंग रिलेटेड। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो आरबीआई का फंक्शनैलिटी कि आरबीआई क्या रखता है, बैंक्स का डेफिनेशन, बैंक्स का बैंकिंग का इंडिया में हिस्ट्री, फिर जो बैंकिंग रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज है, शॉर्ट फॉर्म में ऐसा दिया हुआ है एनईएफटी, ये सब आईएफएससी, ये सब क्या है, इनका एब्रिविएशन फुल फॉर्म क्या है, तो ये सब आप देख लीजिएगा। और यस, आरबीआई की गाइडलाइंस आपको पढ़नी है, एटलीस्ट रिसेंट में जो गाइडलाइंस अपडेट हुए हैं उनको आपको पढ़ना ही है, क्योंकि मेरे मेरे टाइम में आरबीआई गाइडलाइंस के क्वेश्चंस काफी सारे, 3-4 क्वेश्चंस आ गए, तो और मैंने एक भी अटेम्प्ट नहीं किया था, मैंने बिल्कुल भी टच किया था। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आरबीआई गाइडलाइंस के क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करना है अपने आप। सर 30 अगस्त को प्रीलिम्स की डेट बता रहे हैं, तो फिर सर फॉर्म्स कब तक आउट होंगे? फॉर्म्स अभी तक तो कुछ उसके बारे में बोला नहीं। ऐसे नॉर्मली हम लोग का जो फॉर्म होता था वो 1 अगस्त को शुरू होता था और अराउंड 21 को वो क्लोज कर देते थे पोर्टल। सिंस अभी 30 को है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जुलाई में ही आपका फॉर्म फिलअप वगैरह हो जाएगा, पॉसिबली अराउंड सेकेंड वीक ऐसा आपका शुरू हो सकता है, या फिर फर्स्ट वीक में भी शुरू हो सकता है। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर ज्वाइनिंग। सर मेरा क्वेश्चन बैंकिंग अवेयरनेस को लेके ही था। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि बैंकिंग के क्वेश्चंस क्या इंटरव्यू में ज़्यादा आते हैं या प्रीलिम्स में भी मतलब उनका एक मेजर रोल रहता है? इंटरव्यू में क्या है कि वो आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको बैंकिंग रिलेटेड पूछेंगे, लॉ रिलेटेड पूछेंगे। वो मैंने ऐसे लोगों से भी बात की है जिनको लॉ के बारे में भी नहीं पूछा, बैंकिंग रिलेटेड बारे में भी नहीं पूछा, उनको सिर्फ उनके सिटी के बारे में पूछा, वो कहाँ से है उनके बारे में पूछा, फिर उनको पहले बोल के निकाल दिया, फिर बाद में वो ही सिलेक्ट हो गए। तो इंटरव्यू में आपका सिर्फ पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, आप किस तरह उनके क्वेश्चंस को एड्रेस करते हैं, उनसे किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, वही आपका रहेगा। फिर वो उस इंटरव्यू के बारे में मैं डिटेल में प्रॉपर से आपको तभी बोलूंगा जब इंटरव्यू में आप पहुंच जाएंगे। उससे पहले बोलना आई थिंक हमारे सबके लिए एक दिल में पाप एक जैसा बात है, तो आपको सबसे पहले अपने अभी के क्वेश्चंस, अभी के स्टेजेस के लिए प्रिपेयर करना है। तो बैंकिंग अवेयरनेस प्रीलिम्स के लिए ही आप प्रिपेयर करें, बाद में इंटरव्यू में उसमें इतना पूछना गया नहीं है मेरे ख्याल से। मेरे को तो सिर्फ लॉ रिलेटेड पूछा था, किसी को मैंने मार्केटिंग वालों से, सॉरी एचआर वालों से बात की, तो उन्होंने बोला कि उनसे सिर्फ उनके पर्सनैलिटी, उनके व्यवहार, उनके फैमिली, उनके सिटी, फिर उनके एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, ये सब के क्वेश्चंस भी पूछा है। तो ऐसा मैंडेटोरी ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू में हमारे नॉलेज के बारे में ही पूछा है, क्योंकि उनके मुताबिक हमारा नॉलेज उन लोग ने एग्जाम में ही उन्होंने टेस्ट कर लिया है, तो वही होता है ऐसा। सर मुझे ये पूछना था कि लाइक अगर अभी जैसे प्रीलिम्स के लिए सिर्फ 2 महीना या 2 महीने से भी कम टाइम बच जाए,
तो फिर मेंस का प्रिपरेशन अभी से चालू करें या प्रीलिम्स हो जाए उसके बाद स्टार्ट करें? बिकॉज मेंस में भी बहुत सारा क्वेश्चन है और प्रीलिम्स में भी कवर करने के लिए बहुत चीज़ें, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम बस ऐसे ही चले जाएंगे, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस से या कुछ भी चीज़ है, हमको इक्वली टाइम डिवाइड करना होगा। इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। अगर आपने अपना प्रिपरेशन पहले भी किया हुआ है तो फिर आप अपने मेंस के प्रिपरेशन को भी साथ में चला सकते हैं। अगर आप कंप्लीटली न्यू है, एकदम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग वगैरह, तो मेरे ख्याल से आपको फिलहाल दिन में अपना मेजॉरिटी पोर्शन प्रीलिम्स को ही कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि अगस्त 30 को प्रीलिम्स होगा। उसके बाद आपको अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर आराम से 2 महीने मिल जाएगा और नवंबर में शायद पहला हफ्ता भी मिल जाएगा मेंस के लिए। हम लोग को मेंस के लिए सिर्फ रफली 30 डेज मिला, तो बहुत ही कम लोगों ने उस पीरियड में अच्छे से पढ़ाई की होगी। तो आपको 2 मंथ्स मिल रहा है पढ़ने के लिए और बहुत ही सफिशिएंट टाइम है मेरे ख्याल से इस एग्जाम के लिए, 4 महीना मेंस के लिए। तो अभी के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि आप रीजनिंग में आपका अच्छा है और करंट अफेयर्स भी आपका चल जाएगा, इंग्लिश तो फिर खैर आपके अपने ऊपर है सबका। तो अगर आपका प्रिपरेशन पहले से हो रहा है तो आप अपना टाइम लीगल सब्जेक्ट्स में भी थोड़ा बहुत निकाल सकते हैं रीजनिंग में। लेकिन अगर आप कंप्लीटली जीरो से शुरू कर रहे हैं, आपको कुछ मालूम नहीं कि रीजनिंग किस तरह का क्वेश्चन आता है क्या है, और आपने कभी भी रीजनिंग के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए लाइफ में, तो फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप दिन में एटलीस्ट 2-3 घंटे रीजनिंग में दीजिए, करंट अफेयर्स के लिए 2-3 घंटे दीजिए और इंग्लिश में भी 2-3 घंटे दीजिए। लॉ को थोड़ा टाइम के लिए, मतलब लॉ के सब्जेक्ट्स थोड़े टाइम के लिए आपको, थोड़े टाइम के लिए आपको साइड में रखना पड़ेगा जब तक प्रीलिम्स आपका निकल नहीं जाता है। अगर ये बेसिकली आपके ऊपर है कि आप किस तरह से वो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप लॉ के क्वेश्चंस भी आप साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं तो डेफिनेटली गो फॉर इट। आप शॉर्ट में अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं, लाइक जैसे आपने पहला मॉक दिया था उसके बाद फिर लाइक आपकी ग्रोथ कैसे हुई विद टाइम, जो भी है प्रीलिम्स के बारे में, क्योंकि अभी तो पहले प्रीलिम ही होगा, तो आप अपना एक बार एक्सपीरियंस बताएंगे तो थोड़ा लाइक ऐसा होगा ना कि हमें भी समझ में आएगा कि हाँ ऐसा होता है लाइक जर्नी के बीच में। तो प्रीलिम्स में मेरा क्या था कि मैंने शुरू किया था अराउंड अगस्त में, जब शॉर्ट नोटिफिकेशन निकल गया ना, तब मैंने डिसाइड किया था कि मैं इस एग्जाम के लिए पढ़ूंगा। फिर पहले 2 हफ्ते में मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की, उससे धीरे धीरे जब पढ़ने को लगा और एप्लीकेशन वगैरह फिलअप कर दिए थे मैंने, तो फिर तब मैंने शुरू किया अच्छे से पढ़ना। फिर शुरू में मैंने बिल्कुल मॉक टेस्ट वगैरह कुछ भी खरीदा नहीं था, मैंने सिर्फ पढ़ाई, जो ऑफलाइन मेरे पास बुक्स थे रीजनिंग वगैरह उसी से पढ़े, और वो प्लेलिस्ट मिल गया था मेरे को सौरभ सर का, तो मैंने वो पढ़ लिया। इंग्लिश मैंने बिल्कुल भी टच नहीं किया था, और करंट अफेयर्स मैंने आशीष सर का वीडियो मुझे मिल गया था, तो उनका सेशंस में मॉर्निंग 7 AM को देखना शुरू कर देता। और साथ में मैंने लीगल पेपर के लिए शुरू कर दिया था, लेकिन धीरे धीरे मेरे को रियलाइज हुआ कि लीगल मेरा हो जाएगा, इतना ज़्यादा मैं टाइम इन्वेस्ट में करूँगा तो मैं दूसरे सब्जेक्ट को टाइम अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने दिन में सिर्फ 1 घंटा लॉ का सब्जेक्ट देखना शुरू कर दिया, और बाकी का एटलीस्ट 2 आवर्स ईच सब्जेक्ट रीजनिंग, इंग्लिश को छोड़ो, इंग्लिश नहीं पता था मैंने, एटलीस्ट 2 आवर्स मैं रीजनिंग और करंट अफेयर्स को दे रहा था। सुबह उठ के तो सीधा करंट अफेयर्स से PIB का पेज देख के खोल के मैं बैठ जाता था, और मैं इवन ग्रुप में भी डेली अपडेट्स बनाता था, देता था, पोस्ट करता था। ये पिछले साल की बात है, जब अगस्त के अराउंड में, आई थिंक प्रीलिम्स के 1 हफ्ते पहले तक मैं डेली मॉर्निंग ग्रुप में PIB का अपडेट देता था। सर करंट अफेयर्स हमें 6 महीने के करने होंगे ना, लाइक फरवरी से अगस्त तक का? देखिए अभी बहुत लोग रेकमेंड कर रहे हैं कि 6 महीने पढ़िए, लेकिन हम लोग का क्या होता है, 1 साल पहले का चीज भी आ गया। तो हम लोग का एग्जाम आई थिंक नवंबर में हुआ, आई थिंक नवंबर में हुआ, तो नवंबर से 6 महीने हम लोग का अप्रैल तक हो रहा था शायद। तो उसमें भी ऐसा हो रहा था कि हम लोग का क्वेश्चन जनवरी से आ रहा था, फिर उससे 1 साल, मतलब 23 के दिसंबर से भी क्वेश्चन आए थे हमारे। एक्चुअली मुझे ये भी पूछना था आपको
कि जैसे अभी आपने लाइक स्टार्टिंग से लेके कितने मॉक्स अटेम्प्ट किए हैं, वैसे फर्स्ट बस आपने बोला ना कि आप प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि एक्चुअल में मतलब आप अगर मैं कितना भी प्रैक्टिस कर लूँ टाइम लगा के कुछ भी करने, बट जो रियलिटी एग्जाम की है, लाइक आप अगर एग्जाम का फील लेके बैठोगे मॉक्स होगे तो फिर वो टाइम मैनेज ही नहीं पता था। पहले मुझे लगता था 40 मिनट्स इनफ है, शायद बहुत ज्यादा टाइम है, 40 मिनट्स में तो पूरा पेपर हो जाएगा, बट रियलिटी कुछ और ही है। तो इसलिए मुझे आपसे जानना है, बिकॉज आप भी बता सकते हो अच्छे से। मॉक के बारे में वही बोल रहा था, मैं शुरू में मैंने मॉक्स बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं किए। अराउंड सितंबर के एंड में जब मैंने रीजनिंग का वो पूरा वीडियो सीरीज खत्म कर दिया था, के बाद ही मैंने मॉक्स प्रिपेयर करना शुरू किया। तो मैंने अंडरटाई मॉक का वो कर दिया था, वो पहला वाला मॉक मेरा बिल्कुल भी कर दिया था। मैंने शायद ही आउट ऑफ 1 जितना 150 का मार्क्स 125 है, तो आउट ऑफ 125 मुझे शायद 20 या 30 मार्क्स मिले थे। तो मैं सोच गया कि अरे मेरा तो कुछ भी प्रिपेयर नहीं हो रहा था, मेरा 50 से नहीं हुआ। फिर मैंने फिर से वीडियो 2-4 से देखना शुरू किया। फिर मेरे को थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया, तो मैंने दोबारा किया, मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिया। तो ऐसे धीरे धीरे करके आउट ऑफ 10 मॉक टेस्ट में सभी में मेरा रीजनिंग में शुरू जब मैं अटेम्प्ट कर रहा था तब मैं टॉप 5 में ही था। तो मुझे अच्छा खासा मार्क्स मिला था। आउट ऑफ 125 मेरा मॉक्स में अराउंड 70 to 90 के बीच स्कोर रहता था। तो आप भी जितना अच्छा सोचेंगे कि आप कर सकेंगे तो उसी जगह कर देंगे। और तो देखो, रीजनिंग का मेरे दोस्तों ने एग्जाम किया है, तो उन्होंने बोला है कि जो IBPS क्लर्क का मेंस होता है ना, उसमें जितना डिफिकल्ट रीजनिंग का रहता है, तो वैसा ही क्वेश्चंस हमारे रीजनिंग में आता है। तो वैसा ही है, ऐसा नहीं कि IBPS PO वाला फ्री वाला रीजनिंग। मेरे ख्याल से IBPS PO में काफी इजी रहता है रीजनिंग का पार्ट, मेरे ख्याल से। क्योंकि मैंने एक तो जब मेरा लॉ लॉ वाला बंडल खत्म हो गया मेरे कॉन्टेस्ट, तब मैंने दूसरे बंडल्स भी खरीद लिए थे PO वगैरह के। तो मैंने वहां के क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर दिए, तो मेरे को वो काफी इजी लगा। मैं रीजनिंग वाला उनका सेक्शन इजीली स्कोर करता हूँ। ऐसा प्रीवियस में रीजनिंग का लेवल कैसा रहता है, इक्वल टू एवरेज हो गया 0 लेवल मेंस लेवल क्वेश्चन भी है। देखो, जितना हाई लेवल क्वेश्चन आप खुद प्रिपेयर करेंगे, खुद को प्रिपेयर करेंगे, मतलब हाई लेवल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। आप प्रिपेयर करेंगे कि क्वेश्चन कैसा दिया है, मैं उसको सॉल्व कर लूंगा इजीली। तो आपके ऊपर है आप किस तरह क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। सर करंट अफेयर्स कितना प्रिपेयर करना है और कहाँ से करना है। सौरभ, मैंने शायद आप लेट से ज्वाइन किया है उसको सेशन को। मैंने कहा था कि करंट अफेयर्स आप 6 महीने का प्रिपेयर करें या फिर 1 साल का प्रिपेयर करें। आप कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसी पीरियड से ही आपको करंट अफेयर्स आएगा। आप जितना भी पढ़े उसके लिए कॉन्फिडेंट रहे कि इतना मैंने प्रिपेयर किया है, इनमें से जो जो आएगा, अगर इनमें से 10 भी क्वेश्चन मैं प्रिपेयर करेक्टली अटेम्प्ट कर सकता हूँ तो वो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। तो वो चीज़ को आप कॉन्फिडेंटली अपने दिमाग में सकते हो, तो आप बिल्कुल करंट अफेयर्स प्रिपेयर रहेंगे। और कहाँ से करना है, मैंने कहा कि कोई दो, आपको जो सही लगता है, ये 2 वीडियो सेशंस देखना मेरा सही रहेगा। कोई भी 2 मेंटर्स का वीडियो आप देख लीजिए। मैंने सजेस्ट किया है आशीष गौतम अड्डा 24/7 का, फिर यस ऑफिसर बैंकुश पांडे और पर्सन क्लासेस का जो लाइव सेशन है। तो इन तीनों में से आप कोई भी 2 देख लीजिए। दोनों में से पहला वाला आप सुबह देखिए, सुबह उसका वीडियो देख के आप नोट्स प्रिपेयर करके उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर शाम को जो दूसरा वाला सेकंड वाला सोच होगा आप उसको फॉलो कीजिए, और उसमें जो जो एडिशनल मिलेगा उसको भी फिर नोट डाउन कीजिए और प्रिपेयर। एक प्रकार से आपका नया चीज भी आपको सीखने को मिल जाएगा, और साथ में आपको रिविजन भी हो जाएगा कि मैंने सुबह ये पढ़ा था तो उसको मैं अभी शाम को रिवाइज कर रहा हूँ, तो आपके दिमाग में वो मतलब एक तरह से याद भी हो जाता है। सर, इज देयर एनी सेक्शनल टाइम लिमिट ऑल्सो? यस, सेक्शनल टाइम लिमिट भी है, सेक्शनल कट ऑफ भी है। तो
मैंने शायद ग्रुप में डाला होगा, मैं पहले जैसे डालूंगा मैं आज। तो सभी पेपर्स के लिए आपको 40 मिनट्स का टाइम मिलता है, और सभी पेपर्स का जब आपका फाइनल कट ऑफ निकलेगा फिजिक्स का, तो तब आपको सेक्शनल कट ऑफ भी रहेगा। तो हमारे टाइम में जनरल का कट ऑफ 33 और 34 था, और सेक्शनल कट ऑफ फॉर ईच सब्जेक्ट हम लोग का करंट अफेयर्स में हम लोग 3 या 4 मार्क्स था, इंग्लिश में आई थिंक 7 के आसपास था, और रीजनिंग में सबसे ज्यादा गया होगा, मेरा हो गया है। लेकिन ऐसा ही रहता है कि आपको अपार्ट फ्रॉम scoring the overall cutoff, apart from clearing the overall cutoff, you have to clear the sectional cutoff also. और जो आपको टाइम लिमिट रहेगा 40 मिनट्स, हर एक पेपर का आपको 40 मिनट रहेगा। उसके बाद अगर आप 40 मिनट्स में वो पेपर सेक्शन अटेम्प्ट पूरी कंप्लीट नहीं कर पाते, तो वो दूसरे सेक्शन में स्किप हो जाएगा, आप वापस वो पहले वाले सेक्शन में नहीं जा पाएंगे। सर, क्वांटिटेटिव रीजनिंग प्रिपरेशन के बारे में बता। क्वांटिटेटिव रीजनिंग भाई, क्वांटिटेटिव हम लोग का एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं है। तो रीजनिंग में हम लोग का लॉजिकल और वर्बल रीजनिंग ही रहेगा, इससे डिफरेंट कुछ नहीं रहता है। DI हम लोग का लास्ट ईयर आया था, हाँ आया था, लेकिन आप देख सकते हैं आपके ऊपर है, मैंने DI बिल्कुल टेस्ट किया, मतलब मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं DI नहीं कर पाऊंगा, मतलब टाइम पे, तो इसलिए मैं तो नहीं होगा। जिसको आप कॉन्फिडेंस से बोल सकते कि नहीं हो पा रहा है, जिससे तो उसको छोड़ देना ही बेटर रहता है। बाकी जिसको ध्यान से आपका आराम से सर ही साइमल्टेनियसली वांट टू प्रिपेयर फॉर मेंस, तो व्हाट आर द सर्टिफिकेशन गुड मोड होगा। देखिए, अगर आप मेंस का भी देख रहे तो आप मेरे ख्याल से बैंकिंग लॉज वगैरह आपका हो जाएगा, 2 महीने का टाइम आराम से हो जाएगा। आप जितना हो सके जो नए क्रिमिनल एक्ट हैं उनको पढ़िए। ये हमारे टाइम में पूरा का पूरा पेपर है, मैक्सिमम क्वेश्चंस तो BNS ये सब से याद है। और अच्छा हुआ कि सिर्फ उन्होंने मतलब सेक्शन नहीं पूछा, सिर्फ मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही पूछे थे कि ये ऐसा है तो इसका क्या होगा, टाइप का क्वेश्चन था, और इतना डिफिकल्ट नहीं था। तो लेकिन वो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि डिफिकल्टी लेवल कैसा होगा। तो जितना हो सके आपको नए क्रिमिनल एक्ट को अभी से शुरू कर देना है, फिर कॉन्ट्रैक्ट लॉ आपको पढ़ना है अच्छी तरह से, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अच्छी तरह से पढ़ना है आपको, साथ में पार्टनरशिप एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी, ये सब पढ़ना होगा। ये सब मेंस के लिए आप जितना भी सोच सकते हैं पढ़ने के लिए वो पढ़ते जाते रह सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आप अगर साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से जो नए क्रिमिनल एक्ट्स हैं उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो काफी वास्ट है। मुझे तो आपकी हिस्ट्री वगैरह की अच्छे से याद नहीं है, तो जितना हो सके आप नए वाले को शुरू कर दीजिए, पढ़ना वो आपका हो जाए। 26 एमबीबीएस के लिए सर क्या अभी से प्रिपेयर कर सकते हैं? आइए, तुमने ग्रुप में भी डाला था ये वही बात होगी ना, मेरा बच्चा अभी पैदा हुआ, क्या मैं IIT वाले सीट के लिए उसको कोचिंग में डाल दी। सर मैं ये पूछ रही थी कि लाइक आपने इससे पहले जुडिशरी के लिए भी तो प्रिपेयर किया होगा ना, मतलब आपका कब लाइक ये हुआ है, लॉ कब कंप्लीट हुआ है, मतलब मैं ऐसा पूछ रही थी। सो मेरा हिस्ट्री ऐसा है कि मैंने 22 में लॉ पास किया, मैंने 5 इयर्स वाले कोर्स किया, फिर मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने कोर्ट जाना शुरू कर दिया, मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दिया। मेरा दिमाग में था कि मैं जुडिशरी बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं करूँ, कि मुझे वो लाइफ पसंद नहीं आया। फिर कोर्ट में जब प्रैक्टिस कर रहा था, कोर्ट बहुत ज़्यादा सही लगा, मतलब एज अ काउंसिल आई फेल्ट मोर कंफर्टेबल, तो मैं वही पे था। फिर धीरे धीरे मेरे को लगा कि यहाँ पे मेरा इतना मेरा स्किल सेट यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं काफ़ी कंफर्टेबल था। मेरे को लगा कि कंफर्टेबल के बाहर जाने देखा चाहिए क्या है, और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं एग्जाम वगैरह दे देता हूँ, बाद में शायद कोई डेट वगैरह रहेगा, मैंने उसको भी प्रिपेयर किया, तो मैंने धीरे से एग्जाम के लिए शुरू किया, तो मेरे को मिल गया। तो वही मेरा हिस्ट्री है, मैंने जुडिशरी के लिए कुछ प्रिपेयर नहीं किया था कभी। सर हाँ सर, मेंस पे सर ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, स्क्रिप्टेड भी कुछ होता है सर? सब ऑब्जेक्टिव है, सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको इस चीज का चिंता नहीं करना है। 24/7 है ना, वो कंप्यूटर सर्टिफिकेट इशू कराते हैं, वो अपना कोई कोर्स करा रहे हैं, तो सर वो वैलिड रहता है?
शायद इंटरव्यू के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको वो सर्टिफिकेट बोल देगा कि चल जाएगा, लेकिन बाद में जब आप बैंक में ज्वाइन करने जाएंगे तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बोलेगा HR बोलेगा ये तो नहीं चलेगा। काफी काफी मतलब उनके भी गाइडलाइंस रहते हैं कि ऐसा रिकॉग्नाइज होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो जितना हो सके आपको खुद को सेफ रखना है। सेफ रखना है तो आप जितना भी हो सके अपने लोकली रीजनल अपने रीजन में जो भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज वो है इंस्टीट्यूशन है उनको वहां से आप कर सकते हैं डिप्लोमा वगैरह। और अगर आपका क्लास 10th या 12th में है कंप्यूटर एज सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ हो और जिसमें आपका मार्कशीट में एक स्कोर दिया हो लाइक 50, 80, 90, 100 जो भी है, तो वो अगर दिया हुआ होगा तो आपको कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट या कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं उसका। लेकिन आपका मार्कशीट में वो ग्रेड नहीं होना चाहिए, बस ABC करके कुछ नहीं होना चाहिए, उसके जगह नंबर होना चाहिए बस। में नहीं है तो उसके लिए किसी रीजनल मतलब कहाँ पे कैसे करना होगा ये कोर्स का? आप मान लीजिए आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली में काफी सारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हैं मेरे ख्याल से, तो आप वहाँ पे जाके आप कहाँ से हैं? सर आई एम फ्रॉम पटना, पटना बिहार। तो पटना में जो पटना में तो डेफिनेटली होगा कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आपका जो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज होगा, तो आप वहाँ से आराम से कर सकते हैं। और डिप्लोमा कीजिएगा, रिस्क मत लीजिए कि वो 3 महीने 2 महीने वाला सर्टिफिकेट मत लीजिएगा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट लीजिएगा, वो जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन रहता है या फिर सिंपली डिप्लोमा इन कंप्यूटर उसको कीजिएगा। सर मेरा ये डाउट था आपसे कि जो हमने सुना है कि एज अ लीगल ऑफिसर हमारे क्या रोल्स होते हैं, बट अभी आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मेरे को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आफ्टर इफ हमारा सब अच्छा होता है क्लियर होता है तो फिर हमारे क्या रोल्स रहेंगे उस जगह पे? मैंने ज्वाइन करने से पहले ये सुना था कि एज अ लॉ ऑफिसर मेरा काम डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना, डॉक्यूमेंट्स की वेटिंग करना, फिर कोर्ट में अपीयरेंस करना, यही मैंने सुना था। तो अभी मैंने जब ज्वाइन किया है तो मेरे को इतना डिफरेंस नहीं लगा है, सिर्फ ऐसा हुआ है कि कुछ एडिशनल मेरे को कुछ नए नए रिस्पॉन्सिबिलिटीज नजर आए। मुझे काफी सारे ऐसे कमिटीज हैं जिनसे मेरा रोल रहता है, बैंक के इंटरनल कमिटीज रहते हैं, फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स को मैं एडवाइस करता हूँ, ओपिनियन देता हूँ कि ये ऐसा है। फिर काफी सारे फिर बैंक के बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या क्या है उनको लीगल जो पार्ट है वो मेरे को देख के बोलना होता है। तो अलग अलग तरह के रोल हैं और डिपेंडिंग ऑन बैंक रिक्वायरमेंट आपको अलग अलग जगह पोस्टिंग दी जाएगी। अगर ऐसा नहीं है कि बैंक आपको सिर्फ एज ए लॉ ऑफिसर एक नोडल ऑफिस या फिर एक रीजनल ऑफिस में आपको दे देगा, तो कहीं पे भी डाल सकते हैं, वो ब्रांच में भी डाल सकते हैं। आपको अगर बैंक की जरूरत है तो आप ब्रांच बड़ा ब्रांच हो वहाँ पे लॉ ऑफिसर की आवश्यकता है तो वहाँ पे जो आपको डाल दें। तो काफी सारे रोल हैं एज अ मतलब एक जनरल व्यू में आपको बोल नहीं सकता कि ये है तो, लेकिन आप जो शायद सुने हुए होंगे कि आपको लीगल ओपिनियन देना है, आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना है, कोर्ट में आपको अपीयरेंस देना है और फिर यही बेसिक यही रहता है और यही करना होता है। आप कौन से स्टेट से और आपको कौन से स्टेट में पोस्टिंग हुई है? लाइक आपके ही स्टेट में पोस्टिंग हुई है आपकी सिटी में या फिर डिफरेंट ऐसे? मैं रहने वाला हूँ आसाम, मैं गुवाहाटी का रहने वाला हूँ और मेरी पोस्टिंग आसाम नहीं हुई है, लेकिन आसाम का एकदम अलग हिस्से में हुआ है, सिलचर बोल के एक जगह है, ये थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट के सदर्न पार्ट में है, तो मेरा कुछ पड़ता है। ओके, मतलब आपके विद इन द स्टेट ही होती है, आप कहीं दूसरे स्टेट में नहीं जाते हैं? IBPS में टोटल आई थिंक 11 या फिर 10 नेशनलाइज बैंक हैं जो अपने रिक्रूटमेंट करते हैं, तो सभी बैंक का अपना अपना एक पॉलिसी है कि किस तरह से वो पोस्टिंग वगैरह देंगे। तो मेरे बैंक में ऐसा एक पॉलिसी है कि सेम लिंग्विस्टिक रीजन में उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो मेरा पोस्टिंग इसकी रीजन में हो गया क्योंकि मैंने अपने फॉर्म फिलअप में अपना नेटिव लैंग्वेज की अपने फॉर्म में डाला हुआ था, तो उसको लगा कि यहाँ पे सेम लैंग्वेज चलता है तो उनको तो मेरे को इंटरव्यू किया। यहाँ कंप्यूटर का एक्सपीरियंस पूछा था। स्कूल कॉलेज या फिर कहीं पे भी आपने कंप्यूटर रिलेटेड
कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, फिर डायरेक्ट कंप्यूटर साइंस हो, या फिर डिप्लोमा वाला कोर्स हो, तो आपको अगर वहाँ पे मार्क्स दिखा रहा है कि जो भी है आपका 100 के अंदर जो मार्क्स रहता है वो अगर दिखा रहा है तो आपको चल जाएगा। जो IBPS का नोटिफिकेशन था आपको वो शायद कहते आप देखेंगे उसमें एक क्लॉज है मेंशन है कि आपके स्कूल यूनिवर्सिटी में अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट स्पेसिफिकली आपको देने की जरूरत है। ओके सर, थैंक यू। ग्रुप अच्छा चैट में बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, एक बार चैट को देख के बोल देता हूँ। तो या 26 पे सीए प्रिपेयर, हाँ वो वाला बोल रहा था कि 26 का सीए प्रिपरेशन अगर आप देखना चाहते हैं कि अगले साल देंगे तो सीए आप इतना टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप अभी जो कर रहे हैं, आप शायद पढ़ाई अभी भी कॉलेज में ही है तो कॉलेज वाली पढ़ाई कंप्लीट कर दीजिए। उसके बाद आप आराम से बैठ के 3-4 महीने में आप पूरा 1 साल का सीए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं, आराम से आप टाइम बना के पढ़ सकते हैं। सर मेंस की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें? मेंस की प्रिपरेशन देखिए, और मेंस का प्रिपरेशन अगर आपको लग रहा है कि आप अभी से करना चाहते हैं तो डेली आप 1 से 2 आवर्स का प्रोग्रेस करें, क्योंकि अभी आपका अगस्त 30 ज़्यादा देर नहीं है तो ज़्यादा लॉ के पेपर की तरफ इम्पोर्टेंस थोड़ा सा कम दीजिए, क्योंकि आप दूसरे सब्जेक्ट पे इम्पोर्टेंस देना नहीं दे पाएंगे। तो इसमें मीन्स के प्रिपरेशन को थोड़ा से पीछे रख दीजिए और दूसरे सब्जेक्ट पे दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि पढ़ें मीन्स का तो फिर एक मैक्सिमम 2 घंटा दीजिए, उससे ज़्यादा अगर टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए हानिकारक होगा। I have a CCC certificate. Will it work? CCC certificate क्या होता है भाई? I'm guessing it's कंप्यूटर सर्टिफिकेट। आई थिंक ये चल जाएगा। मध्य प्रदेश में ये CCC सर्टिफिकेट चलता है। तो अगर वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है तो फिर वो डेफिनेटली वर्क करेगा। आपको अगर वो डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन का वो बेसिक कोर्स है तो वो चल जाएगा। की सर्टिफिकेट है, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, बट इसमें ग्रेड शो करता है, नंबर ही शो करता है। मतलब ये एक डिफरेंट इंस्टीट्यूट का है या फिर आपके कॉलेज में ही था एज अ सब्जेक्ट था? नहीं सर, ये कॉलेज में नहीं था, मैंने अलग से दिया हुआ है, कोर्स किया था 3 महीने का, तो उसके बाद मैंने दिया था ट्रिपल एग्जाम। अच्छा, आई थिंक ये हो जाएगा मेरे ख्याल बट सर ऐसे मैंने भी देखा था, लाइक हमारे जैसे मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ तो हमारे यहाँ पे MSc होता है, लाइक कंप्यूटर का, लाइक बेसिकली कंप्यूटर का क्लासेस होते हैं वो MSc IT के, वो वैलिड नहीं है। मैंने गूगल पे चेक किया था, आपके लाइक आपको कंप्यूटर का अलग ही लेना पड़ेगा, ऐसा उसमें लिखा था गूगल पे। आई थिंक ये जो CCC वाला है ये आई थिंक मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट में है, राइट? मध्य प्रदेश का है, इन्होंने क्वेश्चन ये डाला है। नो सर, मैं यूपी से हूँ। अच्छा, तो अगर आपके ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट अगर है और गवर्नमेंट का, देखिए गवर्नमेंट जब ऐसा सर्टिफिकेट कोर्स निकालता है तो वो स्पेसिफिकली एम्प्लॉयमेंट के लिए ही निकालता है। तो आपको वही देखना चाहिए कि ये आपके स्टेट में अगर वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट, हाँ अगर वो है तो फिर आपको वो चल जाएगा। वो फिर भी आप, मैं थोड़ा पूछ लूंगा उससे, तो अगर वो बोलते कि चलेगा तो डेफिनेटली चलेगा, अगर नहीं चलेगा तो फिर आपको वो 6 महीने वाला डिप्लोमा कोर्स रहता है उसको आप कर लीजिए। सर आई कंप्यूटर साइंस इन 11th 12th तो आई स्टिल नीड टू हैव कंप्यूटर सर्टिफिकेट 11th 12th। मैंने वही बोला सौरभ सिंह, अगर आपके मार्कशीट में वो स्कोर है तो फिर आपको जरूरत नहीं है। फिर अगर ग्रेड है ABC तो तब आपको शायद कंप्यूटर सर्टिफिकेट, तब शायद नहीं आपको लेना नहीं पड़ेगा। रीजनिंग में डाटा सब्जेक्ट्स और इनपुट आउटपुट के टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर, मैंने बिल्कुल अटेंड नहीं किया, मुझे पसंद नहीं था ये टॉपिक, मैंने छोड़ दिया था। तो आपके ऊपर है, कभी कभार इसके क्वेश्चन रेयरली आते हैं, लास्ट ईयर रेयरली में से वही टाइम तक आ गया तो हमारे जॉब के पेपर में तो नहीं आते थे।
आप कोई भी बैरक को कैसे पढ़ते, जैसे आप कैसे डिसाइड करते कि क्या करना क्या नहीं, ये और सेकंड में मेंशन है। और ये सब बैरक कैसे पढ़ते थे, तो बैरक का मैंने देखिए बैरक अपने ऊपर है, आप किस तरह पढ़ते हैं। मैंने शुरू किया था कि पहले सबसे पहले मैं डेफिनेशन वाले क्लॉज को अच्छे से पढ़ता था, फिर जो स्ट्रक्चर है डेफिनेशन क्लॉज को छोड़ के जो बाकी का बैंक का स्ट्रक्चर है उसको समझने की कोशिश किया, और फिर उसको मैं डिवाइड करता था डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में, और उसके अकॉर्डिंग मैं प्रिपेयर करता था कि इसको ऐसे पढ़ना है। और जो भी सेक्शंस है उसको प्रॉपरली मैं मतलब टुकड़ों में बांट के अच्छे से पढ़ता था, क्योंकि लीगल इंग्लिश में वैसे ही होता है कि आधा चीज रहता है, फिर अचानक से बीच में कुछ एक दूसरा चीज बोल के फिर दोबारा पहले वाली चीज से कनेक्ट करके वो बोल देते हैं। आप जब पढ़ते होंगे आपको समझ में आ गया होगा क्या बोल रहा हूँ मैं। तो वैसा ही रहता है कि आपके ऊपर एक किस तरह आप पढ़ते हैं, लेकिन जब चीजों को आप सेग्रीगेट करके पढ़ेंगे कि आधा चीज ऐसा है आधा चीज ऐसा है, जिसको मैं तोड़ के अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में बांट के पढ़ूंगा, तो फिर आपका बहुत सारा चीज इजी हो जाता है, समझ लेंगे पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। तो पेरेंट वगैरह मीन्स के लिए मैं अलग से लाऊंगा, अभी आप फिलहाल फीलिंग्स के लिए ही मैं ये सेशन मान के जा रहा हूँ। नेक्स्ट कॉलेज सर, स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन हाँ, तो मेरा पहले का क्वेश्चन सर, जीके में वन लाइनर्स आते हैं। हाँ, एक सेकंड में ग्रुप चैट में देख लेता हूँ, चैट में प्लीज काइंडली और क्वेश्चन फर्दर क्वेश्चन मत डाल दीजिएगा, मैं उसके बाद अभी सबके इंडिविजुअल क्वेश्चन देख लूंगा, चैट में देख रहा हूँ। सर जीके में वन लाइनर्स आते हैं या डी क्वेश्चन, देखो जीके में अनप्रेडिक्टेबल है, आप कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि स्कीम्स का ऐसा रख देते हैं कि कभी कभी एक सिंपल क्वेश्चन वन लाइनर देख के आपको पूछेंगे कौन सा स्कीम है, या फिर आपको बोले कि ये स्कीम है, ये चीज बातें बोली गई है, इनमें से कौन सा गलत है, ऐसा भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो फिर कंप्लीटली आप मतलब ऐसा नहीं सोचते रहते कि वन लाइनर ही आएगा या फिर मल्टीपल लाइन्स वाले बड़े बड़े मोटे मोटे क्वेश्चन आएंगे। आपको सभी चीज ऑलरेडी प्रिपेयर करना है, ताकि आपको जो भी डाला आपके सामने जो भी क्वेश्चन डाला जाए आपको अच्छे से सॉल्व कर। प्रोसेस वाला चीज मैं बड़ा लिखा डालूंगा सर, प्रोसेस सर्टिफिकेट सर ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग में क्या ही बोलूँगा, ये जब आप फेस करेंगे उसको आप तभी समझ पाएंगे। ट्रेनिंग में हम लोग का काफी छोटा सा ट्रेनिंग पीरियड था 2 हफ्ते का, उस टाइम में हम लोग ने सिर्फ मजे किए, बातचीत तो वैसे ही रहती है, सब लोग गप्पे लगा रहे थे, पढ़ाई वढ़ाई की थोड़ी थी, हम लोग जोर जबरदस्ती पढ़ाई के लिए बैठा देते थे, और वही रहता था, उनका भी वो मन नहीं था कि पढ़ाना है, मुझे थोड़ा बहुत ये मतलब फॉर्मेलिटी होती है कि जहाँ पे एक दूसरे को हम जानने के लिए शुरू करते हैं, बस वही रहता है ट्रेनिंग का पीरियड में, वही रहता है। और पूरा बहुत जो इंट्रोवर्टेड पर्सन होते हैं उनको भी थोड़ा एक्सट्रोवर्टेड बनाने की कोशिश रहती है। ऐसा मत सोचिए कि ये कंपलसरी है, ट्रेनिंग में आपको मतलब जो भी आपको सामने एक्टिविटी डाला जाएगा कि आपको करना ही है, लेकिन आप अगर उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आपके लिए बैंकिंग में काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप एक सुकून में रह जाएंगे। थोड़ा बहुत आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाना ही पड़ेगा, आपको थोड़ा सा बाहर जाना ही पड़ता है, तो वो ट्रेनिंग में वो सब चीजें एक्टिविटीज वगैरह आपको करने दिया जाता है, जिसमें आप काफी मजे भी लेते हैं, मजे भी करते हैं, और नया चीज है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस अच्छा लगने लगता है। This is a certificate computer concepts by NIELI Rankai. मेरे को इतना कंप्यूटर सर्टिफिकेट का मालूम नहीं, मैंने लिया नहीं है कंप्यूटर सर्टिफिकेट। नेक्स्ट सर मेरा क्वेश्चन भी देखिए, यस प्लीज सर, थैंक यू फॉर रिप्लाइंग। सर लॉ पार्ट कैन बी ऑन द डायरेक्ट जस्टिफाइड सो comprehensive on this one. रीजनिंग ऐसे बहुत सारे हैं कि जैसे इनपुट आउटपुट हो गया, तो वो थोड़ा लाइक कंफ्यूजिंग वाला पार्ट है, तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं लाइक आपके हिसाब से आपको पता होगा लाइक अच्छा हम तो अभी स्टार्ट करें, तो फिर ऐसे बहुत टॉपिक है जो मैं ग्रुप में आपको डाल दूंगा कि मैंने क्या सब प्रेजेंट किया था रीजनिंग का। मैंने सभी टॉपिक्स मैंने टाइप को आप एक बार वो मैंने जो समस्या का वीडियो मेंशन किया है, आपको वाला वीडियो पूरा देख लीजिएगा, उसमें मैंने जितना भी वीडियो है सब देखा है, सिर्फ मैंने इनपुट आउटपुट वाला शायद
नहीं देखा होगा, कोई मैंने लास्ट में छोड़ दिया था, डाटा इंटरप्रिटेशन था, मैंने उसको छोड़ दिया था कि वो मेरे को बिल्कुल पल्ले नहीं बना था और मेरे को अच्छा भी नहीं लगा था करके। बाकी सब में मेरे को बहुत ही मजा आया करके, तो मैं बाकी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा। और इंग्लिश में जैसे वोकैब वगैरह होते हैं लाइक, तो फिर वो तो कैसे, वो तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बीइंग अ इंग्लिश स्टूडेंट, लाइक स्टिल वो डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि हम डेली लाइफ में तो वोकैबुलरी वर्ड्स में तो बात करते नहीं, और लीगल लैंग्वेज और वोकैब में थोड़ा तो डिफरेंस सही है। हाँ, वोकैबुलरी के लिए आप जितना हो सके न्यूज़पेपर्स पढ़िए, उसमें आप, मैंने शुरू में भी बोला, वीडियो के सेकंड में ये जो पहला वाला सेक्शन था उसमें भी बोला कि न्यूज़पेपर पढ़िए, उसके आप दो फायदे हैं, एक तो इंग्लिश भी अच्छा हो रहा है और दूसरा आपका रीजन करंट अफेयर्स भी अपडेट हो रहा है। तो इंग्लिश न्यूज़पेपर आप डेफिनेटली पढ़िए, उसके एडिटोरियल्स करिए, वहाँ पे बहुत सारे नए नए वर्ड्स आते हैं और फिर आपको आपका एक क्रिटिकल थिंकिंग आ जाता है एडिटोरियल से, और तो वो काफी आपका माइंडसेट डेवलप करता है रीजनिंग के क्वेश्चंस को भी क्रिटिकली सॉल्व करने के लिए, और साथ ही आपको इंटरव्यू वगैरह के लिए वो प्रिपेयर कर देता है आपका दिमाग। फिर उससे आगे रहता है कि एक छोटा सा रहता है आपका क्रॉसवर्ड पजल, हर एक न्यूज़पेपर में रहता है, हर एक न्यूज़पेपर में रहता है, उसको आप सॉल्व कीजिए, वो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। मैंने एकदम से हर रोज सॉल्व नहीं किया, तब जब भी मेरे सामने वो रहता था मैंने एटलीस्ट उसमें 5-6 वर्ड सॉल्व करने की कोशिश किया है। तो न्यूज़पेपर्स ही बहुत बड़ा सोर्स है आपको वोकैबुलरी बढ़ाने का। साथ ही इंग्लिश का जो सेशंस यूट्यूब में आता है, बहुत बहुत सारे मेथड्स हैं, तो उनमें देखिएगा वो लोग एडिटोरियल्स की वो करते हैं, लेकिन मैं, अगर आपके पास टाइम बन जाता है, आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टिंग योर टाइम इन अदर सब्जेक्ट्स और दूसरे वीडियो सेशंस में। तो अगर आपका टाइम मिल जाता है तो वो एडिटोरियल वाले वीडियो देखते हैं, वहाँ पे वो इंग्लिश के वर्ड्स आपको वोकैबुलरी बढ़ाने के एक्सप्लेन कर देते हैं, तो काफी ज्यादा अच्छा वो सोचती है। सर आप अपने दिन का शेड्यूल बता सकते हैं, लाइक आप कैसे टाइम डिवाइड करते थे, जैसे मॉर्निंग में उठ के लाइक फिर कैसे, क्या आप फुल डे का शेड्यूल लाइक कैसे? मैं शुरू करता था 5 बजे उठ के, आपका पीआईबी शुरू कर देता था, फिर अराउंड 5 से 6, साढ़े 6-7 बजे के आसपास तक पीआईबी का वो नोट के लिए बनाना था, फिर ग्रुप में डालने के लिए भी सॉफ्ट कॉपी बना देता था, फिर वो पोस्ट कर देता था। फिर नेक्स्ट में 7 बजे 7:30 बजे जब भी आपके सर अपना आराम से आँख खोल के स्टार्ट करते थे, तो वो लिख लेता था। फिर 8 बजे से थोड़ा सा टाइम लेके मैं लाइब्रेरी चला जाता, क्योंकि मेरी पढ़ाई से नहीं अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही, तो मैं लाइब्रेरी जाता था। लाइब्रेरी काफी शांत माहौल रहता था और दोस्तों को भी पढ़ते देखते मेरा दिमाग में पूरा सर आपकी वॉइस में सबसे पहले रीजनिंग देखता था 2 घंटे, फिर ब्रेक लेता था, फिर करंट अफेयर्स देखता था, फिर ब्रेक लेता था, फिर इंग्लिश मतलब ऑफिस वगैरह देखना शुरू कर देता था। ऑफिस में एक देख रहा था, फिर नेक्स्ट दोबारा ब्रेक लेके एक और दे देता था। ज्यादा मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया था उसमें। आपके ऊपर सबका डिफरेंट शेड्यूल रहता है। आप अगर सोच रहे हैं कि आपका प्रिपरेशन में और ज्यादा टाइम चाहिए, तो आप और थोड़ा टाइम दे सकते हैं, इतना वो मत कीजिए और लोड भी ज्यादा मत दीजिए। पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप जितना हो सके इजी रखिए। आप कितना स्मार्ट है वो डिपेंड करेगा सर। वही इंडिविजुअली आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप किस तरह उसको कॉम्प्रिहेंड करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को कैसे समझने की कोशिश करते हैं। और सर हाँ, कोई एक तो मैं किया था जजमेंट दिया सर, आफ्टर 3 years जजमेंटिंग समवन वाज सिलेक्टेड एज लॉन्ग प्रैक्टिस काउंटर नॉट। सो अगर आप एक सैलरी प्रोफेशन ज्वाइन कर लेते हैं, तो आई थिंक बात काफी का एक रूल है जिसमें वो आपका सस्पेंड करना होता है लाइसेंस। मैंने हालांकि उसे किया है, कोई भी ऐसा करता नहीं है, मेरे को जितना मालूम चला है, कोई भी लॉ ऑफिसर करता नहीं है, लेकिन आपका एलिजिबिलिटी वो काउंट नहीं करेगा, और जुडिशियरी आपको काउंट नहीं होगा। अगर आप मान लीजिए आपका 2 साल हो चुका है और आपने बैंक ज्वाइन कर लिया, तो आपका पहले का 2 साल काउंट करेगा। उसके बाद जब तक आप बैंक नहीं छोड़ते तब तक, या फिर सैलरी प्रोफेशन नहीं छोड़ते तब तक आपका वो एडवोकेसी वाला कंटिन्यू नहीं होगा एक्सपीरियंस।
आप अगर आप सोचते हैं कि जुडिशरी में आपका ध्यान जाना है तो थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने अपना एक्सटेंशन लेके बोलो चले कि उनका स्टेट का जुडिशरी का एग्जाम होने वाला है आगे, तो वैसे ही उन्होंने एग्जाम पर ये एक्सटेंशन दे दिया और वो लोग जॉब को अभी फिलहाल उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। सर प्रैक्टिस करानी होती है कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है? नहीं, देखिए रजिस्ट्रेशन कभी कैंसिल नहीं होगा जब तक आपको कोई डिसिप्लिनरी काउंसिल निकाल नहीं करता, तब तक आपका बार काउंसिल एनरोलमेंट कोई भी कैंसिल नहीं करा सकता। सिर्फ आपका सस्पेंड हो जाएगा लाइसेंस अगर आप उसको अंडरटेकिंग में डाल देते हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन खुद से कैंसिल करवाना चाहते हैं तो आप जाके वहाँ पे वो दे सकते हैं रजिस्ट्रेशन नहीं कैंसिल करा। और प्रैक्टिस का आपका जो होता है वो भारत एसोसिएशन आपको सर्टिफिकेट देता है कि ये जो है ये साल से ये प्रैक्टिस कर रही है स्पोर्ट में, तो वो भारत से मेरे स्टेट में वही प्रैक्टिस। क्वेश्चन है जॉब रिगार्डिंग सर, पोस्टिंग रिगार्डिंग। सर जैसे कि मैं त्रिपुरा से हूँ, अगरतला से हूँ, सो अगर मैं सर सिलेक्टेड होती हूँ तो सर नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा में मेरा पोस्टिंग होगा या सर आसाम में या फिर नॉर्थ ईस्ट के? जैसे कि मैंने बोला कि ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, और बैंक की पॉलिसी में है कि वो जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है तो उनको बैंक को लगता है कि वो अपने सेम लिंग्विस्टिक एरिया में उनका ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस रहेगा तो उनको उसी रीजन में दिखे। अगर उनको लगता है कि वो बेहतर और भी परफॉर्म अच्छा कर देंगे तो उनको वहाँ पे भी दे सकते हैं। लेकिन मैं जितना जानता हूँ कि सभी बैंक्स में ये सेम लिंग्विस्टिक रीजन वाला फॉर्मूला आजकल शुरू कर दिया बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हिंदी इन डिफरेंट स्टेट्स, तो उसके लिए थोड़ा सा जल्दी हो गया है। बहुत सारे रीजन में हिंदी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो वैसे ही सेम लिंग्विस्टिक एरिया में सेम लिंग्विस्टिक वाले बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स को भी भेजा जा रहा है। और रही बात फीमेल कैंडिडेट्स की, मोस्ट ऑफ द फीमेल कैंडिडेट्स इन माय बैच उनको अपने ही स्टेट में या फिर उनके बगल वाले स्टेट में डाला गया है जहाँ पे थोड़ा बहुत लैंग्वेज और ये सब एनवायरमेंट वगैरह सब सेम ही है, तो इतना उनको दूर के इलाकों में भेजा नहीं गया है। तो आप वैसे ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप त्रिपुरा से हैं तो आई थिंक इधर आपके जो आप बैंक का अगर सिलेक्ट करते हैं जितनी बैंक में जाते हैं तो उस बैंक का अगर बैंक के पास अगर त्रिपुरा में अगरतला में कुछ वैकेंसी है तो अगरतला में आपको दे सकते हैं, या फिर आसाम में या फिर दूसरे स्टेट नॉर्थ ईस्ट में तो आप वहाँ पे भी दे सकते हैं। और अगर लिंग्विस्टिक अगर आप फॉर्म में बंगाली शायद त्रिपुरा में है फॉर्म भी लिखते हैं तो बंगाली होते तो आप बंगाल में भी आपको बोल सकते हो सेम लैंग्वेज का रहता है तो वो लोग ऐसे ही प्रेफर करते हैं। थैंक यू। So please tell NIC legal paper level and also कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं फॉर इनिशियली। देखो भाई NIC लो मैंने पेपर भी कभी भी प्रिपेयर नहीं किया उसके लिए, मैं जानता हूँ बेसिक रहता है आजकल जितने भी एग्जाम्स रहते हैं इंश्योरेंस के हो, बैंकिंग के हो, रेगुलेटरी के हो, सबके हो, सब में आपको कॉन्ट्रैक्ट TPA जितने भी सिविल एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन, फिर न्यू क्रिमिनल एक्ट, ये सब आपको मैंडेटरी पढ़ना है। और देखिए और फिर जो भी आपका फिर स्पेसिफिक लॉज और मतलब रहेंगे रेस्ट्रिक्शन उसको आपको पढ़ना ही है। जैसे कि अभी NICL तो आपका इंश्योरेंस कंपनी है तो आपको इंश्योरेंस रिलेटेड जितना भी एक्ट्स है उनको आपको पढ़ना ही होगा, और फाइनेंस रिलेटेड थोड़ा बहुत लिख देना है। फिर आपका इंश्योरेंस में कौन सा आपका रेगुलेटरी बॉडी है उसको के बारे में पढ़ लेना है। तो ऐसे ही लीगल एस्पेक्ट आपको उस फील्ड में जो भी इम्पोर्टेंट लगता है उसके लिए पढ़ना है। और जो आपका स्टूडेंट से लेके जो कॉन्स्टिट्यूशन ये सब रहता है आपका वो सब सभी पेपर में रहता है, सेमी में भी रहता है, RBI में भी रहता है, लॉ में भी रहता है, हार्वर्ड में भी रहता है, एजुकेशन में भी रहता है, सभी में आपका लॉ का वही सेम क्वेश्चन पेपर रहेंगे, मतलब सेम क्वेश्चन इसी रहता है। तो आपको स्पेसिफिक या दूसरे एग्जाम से पढ़ना नहीं है, सिर्फ एक दो पैराग्राफ इधर उधर नया पढ़ना होता है कोई। But you make notes in direct में भी डायरेक्ट करेगा, डायरेक्ट नहीं आगे करो यार, बहुत इजी रहता है। आप देखा मैं नोट बनाते रहना
टाइम वेस्ट होता है बहुत। आपको प्रिपेयर ऐसे ही बनना है, कहीं पे अगर एक दो कीवर्ड्स आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लग जाए तो उसको इंस्टॉल करके उसका सेंटेंस में आप डायरेक्ट साइड में लिख लो। आपको समझ में बस आपको समझ में आना चाहिए कि आपने क्या लिखा है, वही आपका मेन मोटिव है। सर क्या एलएलएम के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो काम होगी यार। हाँ, एलएलएम आप बिल्कुल प्रैक्टिस वाला काम कर सकते हो, वो उसका इशू नहीं। ठीक है, लास्ट कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो मैं चैट अभी और मेल दूंगा, लास्ट के 5 मिनट्स में आप फिर उसके बाद। सर मेंस की कट ऑफ कितनी थी लास्ट ईयर आपने जब किया था? हाँ, मेल्स का कट ऑफ लास्ट ईयर आई थिंक 82 पॉइंट समथिंग था। इंटरव्यू और मेल्स का जो मेल्स का सॉरी मेल्स का 49.5 समथिंग था, 49 ऐसा सब था। आपको मिल जाएगा यार, ये सब यूट्यूब वगैरह में तो ये लोग वीडियो वगैरह और वेबसाइट में सब अपडेट कर देते हैं। मेरे को इतना याद नहीं है, लेकिन आई थिंक अराउंड 49 और 48 ऐसा कुछ था जनरल का। आउट ऑफ 60 था ना सर? आउट ऑफ 60 पेपर हम लोग का मेंस में 60 मार्क्स का होता है। 60 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन है, नहीं 45 मिनट्स का रहता है। 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम फिर से मैं 1-2 हफ्ते में फिर से एक दूसरा सेशन करने का ट्राई करूंगा। और थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। आई होप कुछ ना कुछ तो आपको हेल्प हुआ। थैंक यू सो मच सर।